तो मैं आपके पास पहले शेयर करूंगा ये जो नक्षत्रा नाड़ी का है। नक्षत्रा नाड़ी में आपके पास जो है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने देखे हैं कि 9 के 9 घर जो नक्षत्रा नाड़ी में हम बात करते हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स, 12 के 12 घर। सबसे पहले घरों पे बात करेंगे कि हर घर कुछ कहता है। एवरी हाउस हैज टू स्पीक समथिंग एंड रिलेटेड टू समथिंग ऑन प्रोजनी, दैट इज चिल्ड्रन। जब किसी कपल की शादी होती है तो वो कपल प्लान करता है वी शुड एक्सपैंड अवर फैमिली। कोई कपल चाहता है कि इमीडिएट एक्सपैंड कर लो, कोई चाहता है कि 2 साल के बाद, 5 साल के बाद एक्सपैंड करेंगे। प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ डिफरेंट होती है। और जब आपने देखना है किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि देश काल पात्र के हिसाब से यू आस्क अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ द कपल। क्या आपके पास हो सकता है कि बच्चे के माँ बाप आ जाएं, लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप आपके पास आ जाएं, लेकिन आपने सबसे पहले ये नहीं देखना कि दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, बच्चा हो जाएगा। आपने सबसे पहले ये देखना है कि प्रायोरिटीज ऑफ द हस्बैंड और वाइफ कपल क्या है, क्योंकि बच्चा तो हो सकता है किसी भी समय, दशा भी चल सकती है किसी के समय। तो बच्चा तभी होता है जब पेरेंट्स चाहते हैं। वो जमाने गए कि बच्चे नेचुरल बात थे, अब बच्चे पेरेंट्स की मर्जी के बिना नहीं हो सकते। ये फर्स्ट देश काल पात्र है। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से घर से क्या देखेंगे बच्चे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट हाउस में ले चलता हूँ। फर्स्ट हाउस बच्चे का जो भी आपका क्वेरेंट है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो उसका सेल्फ का है, हमेशा ही सेल्फ का है। और जो दूसरा बच्चा है, दूसरा हाउस है, ये एक्सपेंशन ऑफ फैमिली का है। एक्सपेंशन ऑफ फैमिली कैसे होती है? एक्सपेंशन ऑफ फैमिली दो तरह से होती है। एक तो आपका कुटुंब में वृद्धि होती है, एक आपकी पर्सनल फैमिली भी एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन ऑफ दी फैमिली। आप 2 से 3 होते हैं और कुटुंब में भी एक नया सदस्य आता है। दोनों तरफ से उसकी खुशियां मनाई जाती हैं। कुटुंब अलग से खुशी मनाता है और पेरेंट्स भी अपने आप में खुश होते हैं। समझ लो आपका कुटुंब और आप दोनों ही इसके हिस्से होते हैं खुशी के। तीसरा घर जो होता है वो आपके भाई बहन का होता है, आपका एनर्जी लेवल होता है। जब हम बात बच्चों की करेंगे तो देखिए बात ऐसी होती है कि बात करने वाली तो नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी है तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ये आपके नेबर, कई बार बच्चे ऐसा होता है, कई बार पेरेंट्स के बच्चा नहीं हो पाता, किसी तरीके से नेबर बच्चा दे जाता है। किसी छोटा बहन भाई, सिबलिंग्स से बच्चे आ जाते हैं। और ये 4th हाउस होता है, हाउस पीस का होता है, मदर का होता है, मदर की दुआ का होता है, और आपकी बैड हेल्थ का होता है। बैड हेल्थ यहां पे बोलेंगे, मैं आपको एक समझाता हूं बात, आप ध्यान रखना जरा थोड़ा, मैं क्या समझाऊंगा। ये 5वां घर बच्चों का कारका ग्रह है। कारका ग्रह फॉर चिल्ड्रन, कारका हाउस फॉर प्रोजनी। चौथा इसका 12वां है, इसका मतलब है चाइल्ड, इसका मतलब है नो चाइल्ड। ये बच्चा होने में रुकावट पैदा करता है, बच्चा होने में रुकावट पैदा करता है, या ये बच्चा देता है, ये बच्चे का नाश करता है। 5वें का 12वां है ये। छठा घर ऑफ कोर्स हेल्थ ऑफ द पेरेंट्स। सातवां है आपका स्पाउस, रोल ऑफ स्पाउस। एंड हेल्थ ऑफ स्पाउस।
8वां घर है हर्डल्स किसी भी तरह की। 9वां घर है फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ, और ये देव स्थान भी है, गुरु स्थान, और देवस्थाना। दसवां घर है प्रोफेशनल एसोसिएट्स। 11 गेन ऑफ चाइल्ड है। 12वां हॉस्पिटल, एंड एक्सपेंस। ये 12 के 12 घर बच्चे से रिलेट करते हैं, लेकिन यदि हम बात करेंगे बच्चे की, सीधी सीधी बात करेंगे, तो उसमें हम करेंगे कि दूसरा घर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, 5वां घर बच्चा, और 11वां घर गेन ऑफ बच्चा। गेन, ये एक्सपेंशन हो गई, ये देखो एक्सपेंशन ऑफ फैमिली हो गई दूसरा घर। 5वां घर प्रोजनी का कारक है, वो हो गया। 11वां घर गेन ऑफ द चाइल्ड हो गया। अब यदि हम इसको 2, 5, 11 का यदि हम रिवर्स करें तो 12वां लें इसका, ये पहले का 12वां 1, ये 4 और ये 10, ये हो गया गेन ऑफ चिल्ड्रन। गेन ऑफ चाइल्ड, ये हो गया नो चाइल्ड। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। 9th ऑफ कोर्स इट्स ए फैसिलिटेटर हाउस, बीइंग 5th फ्रॉम द 5th इट्स ए फैसिलिटेटर हाउस, ये हमें ध्यान में रखना है। जुपिटर, जो जुपिटर प्लैनेट है, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, ये कारका फॉर द चाइल्ड है। जैसे 5वां घर जो कारका फॉर द चाइल्ड है, जुपिटर प्लैनेट कारका फॉर द चिल्ड्रन है। लेकिन हम इसको तब तक चिल्ड्रन का कारका मानेंगे जब तक इसका संबंध 1, 4, 10 से नहीं है। इफ दिस जुपिटर also signify 1, 4, 10 in the absence of 2, 5, 11, it is no more karka for the children. Then we don't consider Jupiter as karka for the children, we consider it as a normal planet। और यदि 1, 4, 10 ही उसके पास है बाई वे ऑफ नक्षत्रा, बाई वे ऑफ सबलॉर्ड और नक्षत्रा स्वामी, तो हम बोलेंगे कि इट इज अगेंस्ट टू ब्लेस द चाइल्ड। ये डिफरेंट फिनोमेना है, ये बात है। तो जो हम 1, 4, 10 का आपको परिभाषा बताया, ये भी बताया मैंने, और उसके साथ
बात आई कि बच्चे को कैसे देखना है, तो जब बात होती है बच्चे की तो बहुत से क्वेश्चन सामने आते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक होती है मिसकैरेज होती है, और एक होती है अबॉर्शन। दोनों में एक बात कॉमन है कि आपकी प्रेगनेंसी खत्म हो गई। इसका मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन ये मिसकैरेज, दिस इज नेचुरल। एंड अबॉर्शन इज बाय चॉइस। जो मिसकैरेज होती है वो अचानक ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं। जो फीमेल होती है, मदर, बुढ़वी मदर होती है, उसकी हालात अक्सर खराब, हेल्थ खराब हो जाती है। देयर आर सो मेनी रीजंस। जब हमें डॉक्टर बोलता है सॉरी हम इस बच्चे को रखेंगे नहीं, ये हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा। जो अबॉर्शन होती है ये चॉइस ऑफ द पेरेंट्स होती है। समटाइम कोई पर्टिकुलर सेक्स का बच्चा चाहता है और बच्चा दूसरा वो देख लेता है कि दूसरा है, तब अबॉर्ट कराता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी से पहले कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव कर लेती है, तब पेरेंट्स को करना पड़ता है। कई बार ओल्ड एज में पहले बच्चे बड़े हो जाते हैं, अचानक पेरेंट्स के बच्चा कंसीव हो जाता है, तब वो पेरेंट्स आउट ऑफ सोशल रेपुटेशन और सम अदर रीजंस उस बच्चे को नहीं चाहते, तब वो बच्चे अबॉर्ट कराते हैं। इसमें फर्क क्या हो गया? मिसकैरेज इज एन एक्सीडेंट, अबॉर्शन इज ए चॉइस। इस दोनों चीजों में फर्क आ गया है। जब मिसकैरेज होती है तो आपने देखा नो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन 1-4-10 1-4-10 दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आता रहेगा, और जो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है हो वो सेपरेटिव की होनी चाहिए, और उसमें नेचुरल मेलेफिक राहु केतु शनि जैसे प्लेनेट दशा का हिस्सा होने चाहिए। देन मिसकैरेज हैपन्स। और बृहस्पति जो बच्चे का कारक है बुरी तरह पीड़ित होना चाहिए, देन मिसकैरेज हैपन। अबॉर्शन होती है जो वो उसके यही हैं सारे, लेकिन उसमें अचानक एक्सीडेंट, जो अचानक चीज होती है, अचानक चीज राहु करवाता है, राहु उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सिम्टम ऑलमोस्ट मिलते हैं। और उस केस में जो डीबीए है, यहां तो 1-4-10 आएगा, यहां का जो मिसकैरेज है इसमें हम बोलेंगे कि डीबीए शुड सिग्निफाई 1-4-10। जो अबॉर्शन होती है उसमें डीबीए शुड सिग्निफाई 5-8-12। यहां पे भी 8 आ सकता है, क्योंकि इसमें भी हमें सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स का, स्पैचुला वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसमें 8 कंपलसरी है। ये बाई चॉइस नहीं, बाई सिलेक्शन है। ये दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन द अबॉर्शन एंड द मिसकैरेज।
उसके बाद नेट चला गया भाई। ओके हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब तो सेटल हो गया। अच्छा, अब उसमें क्या है, अब होता है कि स्टिल बर्थ होता है। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले मां की कोख में उसकी डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि डेड बच्चा पैदा हुआ है। इसके लिए कॉम्बिनेशन जो है स्टिल बर्थ के, उसमें दशा लॉर्ड सैटर्न का होना बहुत जरूरी है। डीबीए में इन डीबीए 1 प्लैनेट शुड बी सैटर्न, ये जरूरी है, क्योंकि जो सैटर्न है वो मरे हुए बच्चे का कारक है। कारका फॉर द डेड चाइल्ड, ये बहुत जरूरी है, सैटर्न का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो सैटर्न जो है ट्रांजिट में भी, इन ट्रांजिट आल्सो सैटर्न शुड ट्रांजिट ओवर बैड हाउसेस, ये भी कंडीशन बहुत जरूरी है, तभी स्टिल बर्थ चाइल्ड हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। और ऑपरेशन के लिए, क्योंकि स्टिल बर्थ जो है चाइल्ड है ऑपरेट करके निकाला जाता है, फॉर दिस 8th हाउस लॉर्ड जो है वो भी दशा सिस्टम का पार्ट ऑफ दशा सिस्टम होना चाहिए। तो उसके बाद आती है बारी गंडमूल की। उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी बालक, कोई भी बच्चा यदि मरकरी के या केतु के नक्षत्र में पैदा होता है तो वो गंडमूल में जाना जाता है। बर्थ इन मरकरी और केतु नक्षत्र। उसके बाद आती है अडॉप्शन। कई बार बच्चे को पेरेंट्स के बच्चा नहीं हो पाता, देयर आर सो मेनी रीजंस। जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बच्चा नहीं हो सकता, मदर की कोई प्रॉब्लम आ गई, यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई है, फैलोपियन ट्यूब्स रैप्चर हो गई हैं, या स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो मेनी रीजंस, तो उस समय बच्चा लेने के बारे में सोचता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें किसी का बच्चा ले लेना चाहिए। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कौन सा बच्चा आपके पास आ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पेरेंट्स की टेंडेंसी तो पता है आपको, उसके बच्चा नहीं हो सकता, चारों तरफ से 1-4-10 1-4-10 1-4-10, ये डीबीए जो है इसकी
1 4 10 वाली होनी चाहिए। और नेक्स्ट आल्सो नेक्स्ट DBA आल्सो 1 4 10 होनी चाहिए। सर आवाज चली गई थी बीच अरे में। अरे नेक्स्ट DBA 1 4 10 की होनी चाहिए। नेक्स्ट DBA 1 4 10 की होनी चाहिए। जब पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चा होना, डिजायर फॉर द चाइल्ड होती है, तो पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा हो, लेकिन बच्चा कौन सा लेना चाहिए जो आपके पास रहेगा, जिसकी DBA 4 और 8 चाइल्ड DBA 4 और 8 बताती हो, वो बच्चा लेना चाहिए। मुझे याद है बहुत साल पहले भारतीय विद्या भवन में क्लासेस लगा करती थी। बहुत ही अमीर फैमिली ने बच्चा बात कर ली, उसकी मदर मेरी स्टूडेंट थी और बहुत ही रिच, पंजाब की नॉन फैमिलीज में से एक है। उसकी मदर मेरे पास पढ़ती थी, क्लास में मैंने पढ़ाया, उसने बोला कि मैं कल को लेके आऊँगी बच्चे की हॉरोस्कोप, आप देखना कि वो बच्चा हमारे लिए ठीक रहेगा। उसके कॉम्बिनेशन थे, और ये 3 8 होना चाहिए, 3 8 सॉरी 3 8 थे, उसके कॉम्बिनेशन 4 8 थे। तो मैंने उनको बोला, मैडम आप ये बच्चा गोद नहीं ले पाएंगी, इसकी माता इसके लिए नहीं मानेगी। बोलते जी उनके पहले 3 बच्चे हैं, चौथा बच्चा हमारे खर्चे से पैदा हुआ है और इट वाज डिसाइडेड कि बच्चा लड़की हो लड़का हो, हम लेंगे इसको। ये लड़की है और हमने फिक्स कर दिया है, पैसे उनको दे दिए हैं, सारा कुछ कर लिया है। मैंने कहा मैडम हो सकता है आपको बच्चा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिस बच्चे की हॉरोस्कोप लेके आए हैं ये बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगा। बोलते ये लड़का, उसका फादर कल पैसे लेके गया है। मैंने कहा फादर पैसे लेके जा सकता है लेकिन मदर नहीं मानेगी, वो बड़ी ईगोइस्ट लेडी है। तो आउट ऑफ ईगो बोलते नहीं जी मैं अगली बार आपको मिठाई खिलाऊंगी, नेक्स्ट संडे मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। ठीक है, मैंने कहा खिलाओ, अच्छी बात है, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट संडे व्हेन शी केम, तो उसने माना कि बहुत झगड़ा हुआ। हमने उसके फादर को, बच्चे के फादर को पुलिस में भी लेके गए, पैसा लिया उसने, पैसा भी नहीं हमें मिला, बच्चा भी नहीं हमें मिला। लड़की की माँ जो है वो पुलिस में रोने लग गई, और हालांकि SSP साहब हमारे जान पहचान के थे, फिर भी बोले हम किसी माँ को ऐसा मजबूर नहीं कर सकते कि वो यदि नहीं चाहती आप बच्चा हो, आपके पैसे वापस ये दे सकता है, 2 आपने पैसे इसको दिए हैं, ये इस पे हम और धारा लगा सकते हैं कि बच्चा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये इतना ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस क्वेश्चन बन गया था मेरे लिए और उस फैमिली के लिए, तो उनको ये बच्चा नहीं मिला था। इसलिए जब भी कोई पेरेंट्स बच्चा लेने की बात करे तो उससे पहले उस लड़के की, उस लड़की की, जो बच्चे जिसको अडॉप्ट करना है उसकी हॉरोस्कोप देखिए। तो कैसे होता है ये देखिए, ये 2 बातें होते हैं कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड में भी यही क्वेश्चन आता है। जब कभी कोई केस चलता है तो उसमें कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, जब किसी का डिवोर्स होता है तो आपके पास लड़की वाले या लड़के वाले आते हैं। लड़की बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। लड़का बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा मिल जाए। बच्चे के लिए कोर्ट में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, केस चलता है, लेकिन बच्चा किसको मिलता है? आपने बोला बच्चे की हॉरोस्कोप लेके आओ, देन आई कैन आंसर दैट क्वेरी। तो बच्चे को आंसर मिलता है। बच्चे का क्या हुआ? बच्चे की हॉरोस्कोप लो, देखिए यदि 4 11 आता है तो बच्चा मां को मिलेगा, मां विल गेट द कस्टडी, मदर विल गेट। यदि 9 11 आता है तो फादर विल गेट।
यदि 4 9 11 आता है तो बड़ी सिंपल सी बात है, डाइवोर्स नहीं होगा पेरेंट्स का, डाइवोर्स नहीं होगा। लास्ट मोमेंट पे बच्चा ही एक ब्रिज का काम करेगा, मां और बाप दोनों लड़ाई झगड़ा खत्म करके उस बच्चे की वजह से दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन 4 मां के लिए है, मां है, और 9 पिता है, इनका 12वां 3 और इसका 12वां 8। यदि 3 और 8 आता है तो ना तो बच्चा मां के पास रहेगा ना पिता के पास रहेगा, someone else will look after the child। आपके आसपास समाज में आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से केस आते हैं, बच्चे की कस्टडी मां को या बाप को मिल जाती है, लेकिन मां या बाप ने दूसरी शादी करनी होती है, देन मैटरनल पेरेंट्स या पैटर्नल पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि बेटा आप शादी कर लो, बच्चे को हम पालेंगे। कई बार पिता और माता की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तब कोई अनाथ आश्रम से बच्चा ले जाता है, वो उसको पालता है, या चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि पेरेंट्स इकट्ठे नहीं हो पाते, उनकी जगह कस्टडी किसी को दे दी जाती है। उस समय ना लड़के को मिलेगी ना लड़की को मिलेगी, समवन एल्स विल लुक आफ्टर द चाइल्ड। ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। अब प्रेगनेंसी पीरियड देखिए, प्रेगनेंसी पीरियड बहुत ही महत्व रखता है। बच्चा कंसीव करना इससे भी ज्यादा मुश्किल एक काम है, इससे भी ज्यादा मुश्किल एक काम है, बच्चा कंसीव करने से भी पहले बड़ा काम है। जो प्रेगनेंसी पीरियड है, जो प्रेगनेंसी पीरियड वो कैसा जाएगा? जब से पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट हो गया, उस लड़की की हॉरोस्कोप लो, टेक द हॉरोस्कोप ऑफ द फीमेल हॉरोस्कोप लो। उसमें देखो बच्चा, देखो 2 5 11 है, और 5 11 जो है ये गुड हेल्थ भी है, गुड हेल्थ। जिसके डीबीए ये दे रही है, या ये दे रही है, उसकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी, स्मूथ जाएगी। जिसकी प्रेगनेंसी 1 4 5 11 दे रही है, 1 4 6 5 11 दे रही है, 1 4 6 8 5 दे रही है, 11 दे रही है। इसका मतलब क्या है? 1 4 6 12 5 11 दे रही है। इसका मतलब क्या है? ये 5 गुड हेल्थ है, चौथा बैड हेल्थ है, छठा नर्सिंग होम है, 12वां हॉस्पिटल है, दवाई है, खर्चा है, ये एक्सपेंसिव ही है। वो बोलता है बच्चा है मिलेगा, आपकी डिजायर पूरी हो गई, लेकिन मदर जो है उसको रेगुलर, उसकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, उसको रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और उसको ये नर्सिंग होम का कार्य है, छठा घर नर्सिंग होम का होता है, रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ेगी बीमारी की। और 12वां घर नर्सिंग होम होती है, बेड रेस्ट होती है, बेड रेस्ट भी 12वां घर होता है। ऐसे बच्चे को, ऐसी लड़की को डॉक्टर बेड रेस्ट बोलते हैं कि आप बेड रेस्ट करो। उसको बेड रेस्ट भी करवानी पड़ती है, उसको दवाई भी रेगुलर करवानी पड़ती है, उसको ट्रीटमेंट भी रेगुलर लेना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल भी रेगुलर विजिट करना पड़ता है। तो ऐसे में आप, यदि आपको पूरे 9 महीने का साइकिल बताना है, उसको कौन सा महीना कैसे रहेगा, तीसरा
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ये बताना है। तो यहां पे आप देखो, इसमें दशा डीबीए क्या है, दूसरे में क्या है डीबीए, उसकी प्रेगनेंसी डेट ले लो, वो उसका पहले दिन आप बता दोगे कि ये महीने में आपको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ आएगी, ये महीने में कम आएगी, ये महीना बिल्कुल स्मूथ जाएगा, ये आप बता पाओगे। ये देखो, ये डीबीए ऐसे निकाल लेनी है और ऐसे आप बता पाओगे लास्ट तक। फिर आपने देखना है कि कहीं बच्चा पहले तो नहीं हो जाएगा, ये भी देखना है आपने, कहीं बच्चा पहले तो नहीं हो जाएगा। उसमें होता है प्री मैच्योर डिलीवरी, इसको लेते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। इसमें क्या देखना है, इसमें देखो 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है, 8th मंथ में डिलीवरी हो जाती है, 9th मंथ में डिलीवरी हो जाती है और लास्ट 10 डेज में डिलीवरी हो जाती है। यहां पे आपने कुछ नहीं देखना। 7th मंथ की डिलीवरी अच्छी रह जाती है, उसके लिए बच्चे को स्पेशल कंडीशंस में हॉस्पिटल में रखा जाता है। 8th मंथ की डिलीवरी काफ़ी ख़राब मानी जाती है। 9th मंथ की डिलीवरी भी प्री मैच्योर होती है, उसमें बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लास्ट 10 डेज में डिलीवरी ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको हम प्री मैच्योर बोलते हैं। लास्ट डे तो 280 डेज के बाद ही होते हैं। तो जब भी आपने कॉम्बिनेशन क्या लेने हैं, जब डिलीवरी ने होना होगा तो 1, 4, 5, 6, 8 ये तो होंगे, इसमें 11 और 12 भी होंगे। 11, 12 क्या बताएंगे, बच्चा ठीक रहेगा चाहे परेशानी जितनी मर्जी आ जाए। 8वां घर आपके फोर्सेप्स, जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं डिलीवरी के समय में, डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उनको डराता है, थोड़ा सी सर्जरी को डराता है। और चौथा घर बैड हेल्थ को देता है, ये नर्सिंग होम को भी देता है, बीमारी को भी देता है। 12वां घर एक्सपेंस और हॉस्पिटलाइजेशन को देता है। लेकिन 5 और 11 है एक सूदिंग फिगर है, अल्टीमेटली चाइल्ड विल बी हेल्दी। चाहे प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन चाइल्ड विल बी हेल्दी। यही कंडीशन यदि इधर रख दें तो यहाँ पे, यहाँ रख दें यहाँ पे, यहाँ रख दें यहाँ पे, तो उस समय में प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी। जो मैंने आपको बोला कि किसी समय अबॉर्शन करानी पड़ जाए, जब बच्चा 7 महीने से पहले पैदा हुआ बच्चा बचता नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 महीने तक बच्चा बचता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1, 4, 6, 8 के साथ 5, 12 होगा, बच्चे का लॉस। ये कॉम्बिनेशन होंगे कहीं भी। तो उस समय में क्या होगा, जब डेथ होती है, डेड बच्चा पैदा होता है, अबॉर्ट करना पड़ता है, तो उस समय सैटर्न डेथ का कारक है। सैटर्न शुड बी वन ऑफ द DBA of malefic should be in operation. ट्रांजिट कंडीशंस, ये 1 नंबर है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। ट्रांजिट कंडीशंस will tell
the story and timing of premature delivery or miscarriage और अबॉर्शन। ये 3 कंडीशन है जो हर हालत में होनी चाहिए, जो बयान करती हैं कि केस कैसा होगा। इसमें बच्चा यदि प्री मैच्योर होकर बचता है तो देश काल पत्र के हिसाब से, मेडिकल कंडीशन के हिसाब से 7 मंथ से पहले बच्चा बचता नहीं है। तो उस समय ये होना चाहिए 5, 11 साथ में। यदि बच्चे को कुछ होना है तो 5, 8, 12 प्रोमिनेंट होगा डेथ ऑफ चाइल्ड। क्या होगा? 1, 4, 10, 5, 8, 12 DBA of natural malefic। ये थी स्टोरी नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बच्चे के बारे में। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसमें एक और बात बताना चाहता हूं कि जब बच्चा कंसीव करने की बारी होगी, उससे एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन फर्स्ट take the horoscope of male, because seed is with male only. To check the ability to produce child DBA should signify 511 2511 and Karka Jupiter should also signify 511 or 2511 if Karka Jupiter doesn't signify 511 or 2511, it should not signify 1410. DBA
should be in favor of childbirth. If not, that should not deny childbirth. ये मिनिमम कंडीशंस हैं जो उसको पूरी करनी होंगी। बच्चा पैदा करने के लिए पहले मेल की कुंडली को चेक करो, उसके बाद फीमेल की कुंडली को चेक करो। मेल की कुंडली को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे चेक करना है, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में कैसे चेक करना है, फीमेल कुंडली को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे चेक करना है, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में कैसे चेक करना है, आप ये समझो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द प्रोजनी चैप्टर। नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको बताऊंगा कि चाइल्ड बर्थ में क्या क्या देखना है, कैसे कैसे देखना है, मेल की हॉरोस्कोप को कैसे चेक करना है, फीमेल की हॉरोस्कोप को कैसे चेक करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें लेने हैं। फिर इनको फ्यूजन करके वैदिक को और नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को फ्यूजन करके हम पढ़ेंगे। फिर आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। फिर आप देख पाएंगे कि कहीं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूजन हो रहा है, वहां आपका साथ नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दे रही है। कहीं आपको नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूजन हो रहा है, वहां आपका साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी दे रही है, नक्षत्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी दे रही है। तो उसके द्वारा आपकी जो कैपेसिटी है टू एनालाइज द हॉरोस्कोप वो एनहांस होगी, कई गुना बढ़ेगी और त्रुटि के चांस बहुत कम हो जाएंगे। दोनों के फ्यूजन से, दोनों टेक्नोलॉजीज को मिला के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को मिला के सब लॉर्ड लेवल पे लेके जाके कन्फ्यूजन्स में बहुत ही कमी आ जाएगी। आप बहुत ही क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। लगता है आपको ये मेरा लेसन अच्छा लगा होगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक इसी टॉपिक में रहते हुए कॉम्बिनेशंस पे चर्चा होगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।